हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज की क्लास में हम 12 जनवरी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय समाचार। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कुछ बैंकिंग और वित्तीय समाचार हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम कुछ इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय समाज समाचार से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। कुछ रिसेंटली अपॉइंटमेंट, कुछ जो अभी नियुक्तियां हुई हैं उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज समाचार डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अगर कोई बुक्स और ऑथर से रिलेटेड कोई न्यूज बनती है, पुस्तकें और एवं लेखक, उससे रिलेटेड हम आज के समाचार डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन, राज्य समाचार, योजनाएं समाचार, रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड समाचार, कुछ समझौते समाचार, खेल समाचार और हम डिस्कस करेंगे कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार, मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये आज की हमारी न्यूज होने वाली है, आज के समाचार होने वाले हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो आज पहले नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एमओटी और एमओई FNCC ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चिल्का झील में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। MOT मीन्स मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मीन्स पर्यटन मंत्रालय। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फोर्स एंड क्लाइमेट चेंज विच इज MOES एंड FNCC ने 6 जनवरी 2024 को ओडिशा के चिल्का झील में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत 5वां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। सो अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम एट चिल्का लेक उड़ीसा, 6 जनवरी 2024 को ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ये 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा जिसमें बेसिकली ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम्स मींस वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम शामिल होंगे और उसके साथ साथ पर्यटन नाविक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। द स्कीम फोकस ऑन प्रमोटिंग द कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ रामसर साइट, मतलब जो रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट्स वो साइट्स हैं जो बेसिकली वेटलैंड एरियाज को प्रिजर्व करने के लिए काम करती हैं। तो यह योजना रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। क्लियर? Okay. Our second national news is MOHFW notify revised pharma manufacturing rules under Schedule M to ensure quality control. सो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची एम के तहत संशोधित फार्मा निर्माण नियमों को अधिसूचित किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रेगुलेशन ने क्या किया है, ताकि जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके, उसको मेडिकेशन सेक्टर में क्या किया जा सकते, सुनिश्चित किया जा सके। उसके लिए जो अनुसूची एम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंदर, उसमें काफी सारे बदलाव किए हैं, उसमें संशोधन किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फार्माक्यूटिकल और बायोफार्माक्यूटिकल उत्पादों के लिए मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए औषधि और प्रशासन सामग्री नियम 1945, कब आया था ये? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 की अनुसूची एम के तहत फार्मा निर्माण नियमों को अपडेट किया है। संशोधित अनुसूची एम भारत के अच्छे निर्माण अभ्यास को वैश्विक मानकों के साथ अलाइन करती है और दवाइयों की नई श्रेणियों और उपकरण योग्यता और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश शामिल करती है। ये रूल्स 12 महीने के भीतर और निर्माताओं के लिए 6 महीने के भीतर लागू किए जाएंगे। तो जो छोटे निर्माता हैं उनके लिए 12 महीने का टाइम दिया जाएगा और जो बड़े निर्माता हैं, बिग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा कि उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना है, इम्पोज करना है या
लागू करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिर्देशक। न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम रूल फॉर फ्लाइट क्रू टू रिड्यूस पायलट फैटिग एंड एनहेंस फ्लाइट सेफ्टी। तो अभी क्या किया है डीजीसीए ने, न्यू रेगुलेशंस एंड रूल्स लेके आया है वो पायलट के लिए, फॉर फ्लाइट क्रू के लिए, ताकि क्या किया जा सके, जो पायलटों की थकान है उसको कम किया जा सके, और जो सेफ्टी है, फ्लाइट सेफ्टी या उड़ान सुरक्षा के लिए बेसिकली और स्ट्रॉन्ग और कठोर कदम उठाए जा सके। तो नागरिक उड्डयन महानिर्देशक ने पायलटों की थकान दूर करने और उड़ान सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनी उड़ान ड्यूटी समय सीमा विनियम को संशोधित किया है। तो जो पहले रूल्स थे उसमें क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं। 1 जून 2024 तक तत्काल और अनिवार्य रूप से प्रभावी नए नियमों में आराम की अवधि में वृद्धि, रात की ड्यूटी के घंटे कम करना और एयरलाइन से नियमित थकान रिपोर्ट शामिल करना है। रात्रि संचालन के लिए अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि अब 10 घंटे तक सीमित है। मीन्स इसे क्या कर दिया गया है, ताकि जो पायलट्स हैं उनकी थकान को कम किया जा सके, तो उसके लिए रूल्स लाए गए हैं, जो आराम की अवधि है, जो रेस्ट टाइम है, उसको इंक्रीज किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके नाइट ड्यूटी आवर्स को, और उसके साथ साथ रेगुलर फैटिग रिपोर्ट्स को क्या की जा सके, एयरलाइंस से नियमित रूप से थकान रिपोर्ट को शामिल करें। और मैक्सिमम जो नाइट शिफ्ट होगी वो 10 आवर्स की होगी। Next is ICG, Indian Coastal Guard and Sail sign MOU to increase indigenous content in ship। तो भारतीय तट रक्षक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आईसीजी जहाजों में स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। तो जो इंडियन शिप्स है उनमें क्या किया जा सके, जो भारतीय ग्रेड स्टील है उसका इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए इंडियन कोस्टल गार्ड ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है। ये एमओयू कहां पर साइन किया गया? ये एमओयू भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक राकेश पाल की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो नई दिल्ली में ये समझौता किया गया है, और किसके निर्देशन में? जो इंडियन कोस्टल गार्ड के एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं राकेश पाल, उनकी लीडरशिप में ये समझौता किया गया है। Next is Prime Minister Narendra Modi inaugurate the 27th National Youth Festival in Nashik। तो नरेंद्र मोदी जी ने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। नासिक महाराष्ट्र में 12 जनवरी से 16 जनवरी 2024 तक 27वां राष्ट्रीय यूथ महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बेसिकली ये जो राष्ट्रीय यूथ महोत्सव है ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के साथ मेल खाते हुए इस कार्यक्रम ने पूरे भारत के युवाओं की प्रतिभाओं और कौशल का जश्न मनाया। इस महोत्सव और दिस फेस्टिवल का मेजरली एम है युवाओं को सशक्त बनाना और 2047 तक स्वतंत्रता के 16 साल पूरे होने पर भारत के विकास में योगदान देना है, ताकि इंडिया को डेवलप किया जा सके, यूथ को क्या भी बनाया जा सके, एम्पावर बनाया जा सके, ताकि वो भारत के 100 साल पूरे होने पर अपना कंट्रीब्यूशन दे। नेक्स्ट इज अ नेशनल न्यूज, ऑल्सो नेशनल न्यूज। मूल्य प्रवाह 2.0, यूजीसी न्यू डायरेक्टिव फॉर एथिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में नैतिक प्राथमिकता को बढ़ावा देने के लिए मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की है। तो यूजीसी ने स्टार्ट किया मूल्य प्रवाह, जिसमें जो हायर एजुकेशन है उसमें जो नैतिकता है, एथिकल प्रैक्टिस है, उसको क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। यह अपडेट किए गए निर्देश का उद्देश्य मानवीय मूल्यों और पेशवर नैतिकता को विकसित करना, जो शैक्षणिक संस्थाओं में पक्षपात और लिंग भेद जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज, अनुभव अवार्ड स्कीम 2024। तो अभी अनुभव पुरस्कार योजना 2024 लॉन्च की गई है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई अनुभव पुरस्कार योजना राष्ट्र निर्माण में सेवानिवृत्ति अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान करती है। सेवानिवृत्ति होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी सालाना दिए जाने वाले पुरस्कार और प्रमाण पत्रों के साथ अपना अनुभव जमा कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली रिटायर्ड जितने भी सेंट्रल ऑफिसर्स हैं कैन सबमिट देयर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस सबमिट कर सकते हैं विद अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन गिवन एनुअली। क्लियर।
नेक्स्ट इज इंदौर, भोपाल, उदयपुर नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एग्रीडेटेशन। इंदौर, भोपाल और उदयपुर को अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए नामांकित किया गया है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन विच इज WCA योजना के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया है। These are the first Indian city to become nominated for WCA, which is Wetland City Accreditation, which recognize cities that have taken exceptional steps to safeguard their urban wetlands. तो ये WCA ने नामांकित होने वाले पहले भारतीय शहर हैं जो उन शहर को मान्यता देते हैं जिन्होंने अपनी शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। इंडियन नेवी P-81 participated in 4th edition of AWS Anti-Submarine Warfare Sea Dragon Exercise 24 which will conduct on USA। तो अभी आप सबको पता है जो सी ड्रैगन है वो यूएसए में कंडक्ट हो रही है, जहां पर 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। भारत पार्टिसिपेट करेगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तो अभी भारतीय नौसेना P-81 विमान गुआन, अमेरिका के एंडरसन वायुसेना अड्डे पर 10 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक आयोजित पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 24 के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। तो सिंपल अगर यहां से मैं बात करूं तो सी ड्रैगन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इंडिया पार्टिसिपेट करता है, अमेरिका करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया करता है। ये कौन सा एडिशन है? इसका चौथा एडिशन है। कहां पर कंडक्ट किया जा रहा है? यूएसए में कंडक्ट किया जा रहा है। और भारत में किसने पार्टिसिपेट किया? P-81 एयरक्राफ्ट ने। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय समाचार है। यूएस एंड यूके लॉन्च एयर स्ट्राइक्स ऑन यमन हुती रिबेल ओवर रेड सी अटैक। तो लाल सागर में यमन के हुती विद्रोहियों के हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने उन पर हवाई हमले शुरू किए हैं। तो रिसेंटली संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में नौवहन पर उनके बढ़ते हमलों का जवाब देते हुए यमन में ईरान समर्थी हुती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। इन कार्रवाई ने वैश्विक चिंताओं और आर्थिक निहितार्थों को बढ़ाया है, जिससे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आपातकालीन कैबिनेट बैठक आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्लियर? तो लाल रेड सी में जो अभी यहूदी कम्युनिटी के थ्रू जो रेबेलियन हो रहे हैं उसका जवाब दिया है यूके और यूएस ने। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो अगली जो न्यूज है वो हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है। Zerodha Fund House launched India's first growth liquid ETF scheme named Zerodha Nifty 1D Rate Liquefied ETF। तो जो Zerodha Fund House है उसने भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF स्कीम, ETF मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ETF? एक्सचेंज ट्रेड फंड स्कीम, जिसका नाम क्या है? Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF लॉन्च किया है। तो Zerodha फंड हाउस ने भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड एक्सचेंज ट्रेड फंड Zerodha निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF नाम से लॉन्च किया है। यह योजना निफ्टी 1D रेट इंडेक्स का अनुसरण करती है और कम जोखिम वाले प्रोफाइल को बनाए रखते हुए तरलता को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन की गई है। फंड के 24 जनवरी 2024 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। तो देखो भारत के अंदर 2 शेयर मार्केट्स हैं जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। कर्नाटका बैंक और डीजी वृद्धि पार्टनर्स डेयरी किसानों को वित्तीय सेवा प्रदान करेंगे। तो कर्नाटका बैंक और डीजी वृद्धि ने पार्टनरशिप की है टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू डेयरी फार्मर्स। तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने डेयरी किसानों और डेयरी सोसाइटी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए डीजी वृद्धि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। सेवाएं प्रारंभ में चामराजनगर दुग्ध संघ से जुड़ी दुग्ध समितियों के लिए उपलब्ध होंगी और भविष्य में अन्य दुग्ध संघों तक विस्तारित होंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। रिसेंटली
World Bank forecast 2024 global growth to slow for third consecutive year to 2.4%, India to growth at 6.4% in financial year 25। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो विश्व की वृद्धि होगी लगातार तीसरे वर्ष सबसे धीमी रहेगी, मतलब ग्लोबल जो ग्रोथ रहेगी वो 2.4% रहेगी। और 2025 के लिए यहाँ पर वी कैन करेक्ट कर लेते हैं एक बार, 2015 नहीं है ये, दिस इज 2025। 2025 के लिए जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.4% रहेगी। तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी जनवरी 2024 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2024 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर 2.4% तक धीमी होने का अनुमान लगाया है। और 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.4% बताई है, जो वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए कितनी बताई थी, 6.3% बताई थी। क्लियर? Next news is also from banking and financial news. India aim to reach 5 trillion economy by financial year 28। फाइनेंशियल ईयर 28 तक भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन डॉलर होगी। और 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन डॉलर होगी। ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुमान लगाया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुमान लगाया कि भारत जो वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वित्तीय वर्ष में 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह होगा। तो 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। Next is also a banking and financial news. LIC to pick up to 10% equity share stake in NHB promote RMBS, which is Residential Mortgage Backed Security। तो LIC NHB द्वारा प्रवर्ती RMBS संस्था में 10% इक्विटी हिस्सेदारी लेगी। तो भारतीय जीवन बीमा बैंक के निर्देशक मंडल ने राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी में 10% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिस इन्वेस्टमेंट विल फोकस ऑन रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी। यह जो निवेश है ये आवासीय बंधन समर्थित प्रतिभूतियों पर केंद्रित होगा। क्लियर? ओके। Next is CCI approved acquiring of 30% stake in signed by IMCD। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग है ने IMCD, व्हाट इज IMCD? इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, IMCD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया द्वारा सिग्नेट में 30% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने IMCD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिग्नेट एक्सपेरिमेंटल प्राइवेट लिमिटेड में शेष 30% चुकता शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। IMCD इंडिया के पास वर्तमान में सिग्नेट में 70% शेयर पूंजी है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट न्यूज। रिसेंटली इंदिरा मनी पांडे अपॉइंटेड एज द फर्स्ट SG ऑफ बिमस्टेक। तो जो बिमस्टेक है, व्हाट इज बिमस्टेक? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका बांग्लादेश में है। तो राजदूत इंद्रमणि पांडे को बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के चौथे महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिम्स्टेक के 4th महासचिव किसे बनाया गया है? इंद्रमणि पांडे को। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय और 3 साल तक सेवा करेंगे। तो इनका टेन्योर होगा 3 साल का और पहले भारतीय बने हैं। Next is also appointment news. Rear Admiral Uppal Kundra take charge as Chief of Staff Southern Naval Command। जो भारत का सदर्न नवल कमांड है, दक्षिणी नौसेना कमान है, उसके अभी चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? रियर एडमिरल उप्पल कुंडू को। तो पनडुब्बी रोधी युद्ध में विशेषज्ञ रियर एडमिरल उप्पल कुंडू को दक्षिणी नौसेना कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके करियर में प्रमुख नौसैनिक जहाजों की कमान संभालना और भूमि आधारित पदों से नौसैनिक संचालन का प्रबंधन करना शामिल है।
क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट न्यूज। शील वर्धन सिंह अज्यूम रोल एज अ यूपीएससी मेंबर। तो शील वर्धन सिंह को लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पदभार संभालना है। सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक शील वर्धन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में उनके कार्यकाल के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा उपायों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नेक्स्ट इज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी इन राइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है। सो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित, तो इसको किसने अनवील बेसिकली पब्लिश किया है? पेंटागन प्रेस ने इसे क्या किया है? पब्लिश किया है। उसको अभी अनावरण किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने। क्या नाम है बुक का? मोदी एंड राइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। यह पुस्तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्यावरणीय नेतृत्व और एक स्थायी भविष्य के लिए भारत के योगदान को उजागर करती है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे, नेशनल रोड सेफ्टी डे। हर साल जनवरी 11 से 17 तक हम क्या बनाते हैं? नेशनल रोड सेफ्टी वीक। तो सड़क सुरक्षा में जागरूकता बढ़ाने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो कब से कब तक चलेगा? 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगा। 2024 का पालन 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का प्रतीक है। तो क्या है इसका? बेसिकली द 24 ऑब्जर्वेंस मार्क द 35th नेशनल रोड सेफ्टी वीक। इट इज लीड बाय, इसको लीड कर रहे हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसे किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे हर साल 12 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 2024 की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि 2047 तक युवाओं को विकसित करना है, रोजगार प्रदान करना है, ताकि वो भारत के विकास में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। पंजाब बिकेम फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट इन मैपल्स। तो जो मैपल्स है, मैपल्स में सभी दुर्घटना संभावित स्लो का मानचित्र करने वाला पंजाब क्या बन गया है? पहला राज्य बन गया है। सो सी इन इन्फो सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन मैपल्स पर सभी 784 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को ब्लैक स्पॉट के बारे में वास्तविक समय पर ट्रैफिक अपडेट और अलर्ट प्रदान करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाओं को रोका जा सके, एक्सीडेंट को रोका जा सके। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज। नवीन पटनायक इनोग्रेट मलकानगिरी एयरपोर्ट इन उड़ीसा। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने उड़ीसा में एक नया रेलवे प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट लॉन्च किया है या इनोग्रेट किया है, जिसका नाम क्या है? मलकानगिरी हवाई अड्डा। तो उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 जनवरी को मलकानगिरी हवाई अड्डे का अनावरण किया, जिससे आदिवासी बहुल क्षेत्र में संपर्क बढ़ेगा। हवाई अड्डे में 1620 मीटर लंबे रनवे और प्रारंभ में ये 9 सीटों वाले विमान को समायोजित करता है, जो उड़ीसा में 7वां संचालित हवाई अड्डा है। तो इस 7th एयरपोर्ट बनेगा उड़ीसा के अंदर। नाम क्या होगा इसका? मलकानगिरी एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज। सिमटेक टू सेट अप सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। तो जो सिमटेक है वो गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा। तो दक्षिण कोरियाई फर्म है सिमटेक, जो 1250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इस पहल का लक्ष्य भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है, जिसका निर्माण अगले 2 से 3 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। क्लियर। नेक्स्ट इज रैंक एंड रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 इंदौर एंड सूरत शेयर क्लीनेस्ट सिटी टाइटल। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट किया गया भारत में, जिसमें इंदौर और सूरत ने क्या किया? सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। तो इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अन्य विजेताओं में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सासवड़, पाटन और लोनावला है, और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड के लिए महू छावनी बोर्ड शामिल है।
तो 1 लाख से कम के लिए सारस्वत, पाटन और लोनावला होगा। और कैंटोनमेंट की अगर क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट की बात करें तो वो महुआ कैंटोनमेंट होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसाइलेंस अमिड डार्क आउटलेट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो निराशाजनक दृष्टिकोण के बीच वैश्विक आर्थिक लचीलापन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक ने अनुमानित मंदी के बावजूद एक लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने कहा है कि जो वर्ल्ड की ग्रोथ होगी वो 2.5% धीमी रहेगी 2025 में। भारत की महामारी के बाद की रिकवरी मजबूत बनी हुई है, हालांकि निजी खपत क्या हुई है, भारत की प्राइवेट कंजप्शन धीमी हो गई है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट न्यूज। रूरल मिनिस्ट्री पार्टनर विद एसबीआई फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स। तो जो हमारा रूरल मिनिस्ट्री है उसने एसएचजी को ऋण देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? ये नाबार्ड का इनिशिएटिव है जिसमें गांव में लोगों को रोजगार और स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के लिए उद्यम वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। अनवीलिंग द एसेंस ऑफ 9th एशियन विंटर गेम, स्लोगन, एम्बलम एंड मैस्कट। तो अभी 9वें एशियाई शीतकालीन गेम होने वाले हैं। तो 2025 के लिए निर्धारित 9वें एशियाई शीतकालीन गेम ने साइबेरियन बाघ शावक से प्रेरित अपने प्रतीक को शुभांकर बिन बिन और नीनी के साथ अपना नारा सर्दियों का सपना एशियाई के बीच प्यार का खुलासा किया है। तो इसका स्लोगन क्या होगा? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। एंड इसके एम्बलम एंड मैस्कट्स होंगे बिन बिन एंड नीनी। तो याद रखना है बिन बिन और नीनी। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। अमन शेरावत सिक्योर 57 kg गोल्ड इन 2024 जैगरन ओपन सिंगल। तो 57 किलोग्राम में अमन शेरावत ने क्या हासिल किया है? अभी स्वर्ण बेसिकली पदक हासिल किया है। तो भारतीय पहलवान अमन शेरावत ने जागरेन ओपन 2024 में 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में चीन के जो वान हाओ को 10-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट इज रिदम सांगवान क्लिंच 16th ओलंपिक क्वार्टर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक। तो रिदम सांगवान ने 2024 पेरिस खेलों के लिए 16वां ओलंपिक कोटा हासिल किया। तो रिदम सांगवान ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत का 16वां शूटर कोटा हासिल किया है। नेक्स्ट इज और लास्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो चाइना डिप्लॉय आइंस्टीन प्रोब अ लोटस शेप सैटेलाइट टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस। तो जो कॉस्मिक टर्बुलेंस है, जो कॉस्मिक के अंदर उथल पुथल होती है, उसकी निगरानी के लिए चाइना ने आइंस्टीन प्रोब एक लोटस के शेप का उपग्रह तैनात किया है। तो चीन ने आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है जो क्षणिक कॉस्मिक घटनाओं का अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया खगोलीय उपग्रह है। कमल के आकार का उपग्रह नवीन एक्सरे खोज तकनीक का उपयोग करता है और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्लियर? ओके, so these are the current affairs or important current affairs we discussed. I hope you understand this session. Thank you.